फिल्म की कहानी शुरू होती है एक जंगल से, जहाँ पर हम एक घर को देख पाते हैं और उसी घर में हम एक कपल को देखते हैं जिन्हें किसी ने वहाँ पर बांध कर रखा हुआ था। वहाँ पर मौजूद वो लड़की किसी तरह से अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है, जिसे भी किसी ने बांध कर रखा हुआ था। उसका बॉयफ्रेंड उसे वहाँ से भागने को कहता है, क्योंकि अगर वो नहीं भागी तो उसे मार दिया जाएगा। इस कारण वो लड़की अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते वो जंगल में पहुँच जाती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि उस लड़की का पीछा एक आदमी भी कर रहा था, जिसके हाथों में एक धारदार हथियार था। अब लड़की भागते हुए एक पहाड़ी के पास आ जाती है, जहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता उसे नजर नहीं आता। उसका पीछा कर रहा वो आदमी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो लड़की उस पहाड़ी से छलांग मार देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें एक और कपल माइक और सैरिल को दिखाया जाता है, जो अपना वीकेंड बनाने के लिए उसी जंगल में आए हुए हैं, जहाँ पर वो लोग रेंजर के पास जाकर उस जंगल की कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ताकि वो उस जंगल में अच्छी तरह से घूम सके और उसे एक्सप्लोर कर सके। वो रेंजर उन लोगों को चेतावनी देता है कि वो लोग इस जंगल में सावधान रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर भी हैं जो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसके बाद माइक और सैरिल दोनों उस ट्रिप के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में उनके पास दो ऑप्शन होते हैं कि वो टिम्बर फॉल पर जाए या फिर किसी ब्रिज के पास बनी हुई एक ऊंची चोटी पर। तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है जिसका नाम ईडा था। ईडा उन्हें बताते हैं कि वो इसी जंगल में रहा करती हैं और वो उन लोगों को सजेस्ट करती हैं कि वो टिम्बर फॉल पर जाए। अब माइक और सैरिल ईडा का शुक्रिया अदा करते हैं और टिम्बर फॉल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद वो जंगल में एक जगह रुककर एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और वहीं पर रुककर मैकआउट करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जंगल में रहने वाले कुछ हंटर्स अपने हाथों में गन लिए वहाँ पर आ जाते हैं और सैरिल के कपड़ों को छूने लगते हैं। ये सब देखकर माइक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसी दौरान हम उन हंटर्स के एक लीडर को देखते हैं जो माइक को एक शराब ऑफर करता है। माइक उस शराब को पी लेता है। वो लीडर माइक को उस शराब को खरीदने के लिए कहता है, लेकिन माइक शराब नहीं खरीदना चाहता। लीडर उसे जबरदस्ती करता है। सैरिल माइक को उन लोगों को पैसा देने के लिए कहती है, लेकिन माइक अपने बैग से पैसे की जगह अपनी गन निकालने लगता है। लेकिन सैरिल ये सब देखकर बहुत ज्यादा नाराज होती है, क्योंकि माइक अपने साथ गन लेकर आया था। वो उसे कॉम्प्रोमाइज करने को कहती है। इसके बाद माइक अपने पास से कुछ पैसे निकालकर उनको दे देता है और वो हंटर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक वाटरफॉल के पास जाते हैं, जहाँ पर सैरिल माइक से बहुत ज्यादा नाराज थी, क्योंकि वो अपने साथ गन लेकर आया था। सैरिल माइक से गन फेंकने को कहती है, लेकिन माइक उसे बताता है कि अगर उसने उस गन को फेंक दिया तो कोई आदमी उसे यूज कर लेगा। इस कारण सैरिल उसे उस गन के अंदर मौजूद गोलियों को फेंकने को कहती है। माइक गोलियों को वहीं पर फेंक देता है। तभी वहाँ पर क्लाइड नाम का एक रेंजर आता है, जो उन लोगों से पूछने आया था कि आखिर वो लोग टेंट कहाँ पर लगा रहे हैं। इस पर माइक क्लाइड से पूछता है कि आखिर टेंट कहाँ पर लगाना चाहिए, तो वो बताता है कि पास में ही एक लेक है, जहाँ पर वो अपना टेंट आसानी से लगा सकते हैं। उसकी बात मानकर माइक और सैरिल उसी लेक के किनारे अपना टेंट लगाने लगते हैं। अब रात हो जाती है। सैरिल और माइक दोनों मिलकर बातें कर रहे होते हैं। इस दौरान सैरिल माइक को बताती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और उन दोनों को जल्द ही शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन माइक ऐसा नहीं करना चाहता था। और हम उसी जंगल में किसी को देखते हैं जो माइक और सैरिल की इस एक्टिविटी पर नजर रख रहा था। इंटीमेट होने के बाद सैरिल माइक को फोर्स करती है और कहती है कि उसे उससे शादी करनी होगी, लेकिन माइक नाराज होकर वहीं पर सो जाता है। अब सुबह होने पर जब माइक सो रहा था तो सैरिल वहाँ से उठकर लेक में जाकर नहाने लगती है। जब सैरिल लेक से वापस नहाकर आती है तो एक अजीब सा आदमी पीछे से आकर उसे पकड़ के ले जाता है। इधर माइक की जब नींद खुलती है तो वो सैरिल को इधर उधर ढूंढने लगता है और उसे नदी में सैरिल का नेकलेस नजर आता है और उसे अब सैरिल की चिंता होने लगी थी। वो जंगल में जाकर सैरिल को ढूंढने लगता है, जहाँ पर उसे वहीं हंटर लोग नजर आते हैं, जिनके पास सैरिल का टॉवल मौजूद था। और माइक को लगता है कि शायद उन लोगों ने ही सैरिल को किडनैप किया है। इस कारण वो उन लोगों में मौजूद एक लड़के के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है और उसकी गन छीनकर उससे सैरिल के बारे में पूछता है, लेकिन वो लड़का बताता है कि उसे वो टॉवल जंगलों में कहीं पर पड़ा हुआ मिला था। वो सैरिल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। जब माइक का ध्यान उस लड़के की तरफ से हट जाता है तो वो लड़का अपने पास रखे हुए चाकू से माइक पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन माइक अपने पास रखी हुई गन से एक बार फिर से उस लड़के पर अटैक करता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब एक बार फिर से माइक अपने हाथों में गन लिए उस जंगल में सैरिल को ढूंढने लगता है, लेकिन इस दौरान उसका एक पैर बियर ट्रैप पर फंस जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और वो बेहोश होने ही वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर ईडा आ जाती है, जो माइक को उसके असली नाम माइकल से पुकारने लगती है। इसके बाद माइक वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने
अपने आप को ईडा के ही घर में पाता है और ईडा वहीं पर मौजूद होती है जो उसके घाव को मरहम पट्टी कर रही थी। ईडा माइक को बताती है कि वो जल्द ही पुलिस को कॉल लगाकर यहाँ पर बुला लेगी। माइक उसे सैरिल के बारे में भी बताता है जिसे शायद किसी ने किडनैप कर लिया है और वो गायब है। तभी दरवाजे पर वही लड़का आता है जिस पर माइक ने अटैक किया था। वो माइक को ढूंढते हुए वहाँ पर आ पहुंचा था। ईडा उसे बताते हैं कि उसने माइक को नहीं देखा। इस पर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। इसके बाद माइक को ईडा के ऊपर शक होता है क्योंकि वो लेडी एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लेडी थी। इस दौरान माइक को वो माइकल नाम से पुकार थी और इसी कारण माइक को उस पर शक था क्योंकि उसे लगता है कि शायद ईडा ने माइक का आइडेंटिटी कार्ड चुरा लिया है। इस कारण वो ईडा से इस बारे में बात करता है लेकिन ईडा उससे गुस्सा हो जाती है और उसे अपना सारा सच बताने लगती है। वो बताते हैं कि सैरिल और माइक दोनों ने इस जंगल को स्थापित कर दिया है और उन्होंने एक बहुत बड़ा पाप किया है। दरअसल वो कहना चाहती थी कि उन दोनों के बीच में वे उस इंटीमेट सीन को ईडा ने ही देखा था और ईडा का मानना था कि शादी से पहले कोई भी एक दूसरे के साथ इस तरह की चीजें नहीं कर सकते। वो माइक को बताते हैं कि इस बात की सजा माइक और सैरिल दोनों को बराबर मिलेगी। इसके बाद माइक उसके ऊपर अटैक कर देता है और ईडा भी उस पर टूट पड़ती है। इसी लड़ाई के दौरान माइक किसी तरह ईडा को बेहोश कर देता है और वहाँ से सीधा जाकर रेडियो पर पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश करता है लेकिन रेडियो ऑफ था। तभी वहाँ पर उसे एक सीक्रेट डोर नजर आता है। वो उस डोर से सीधा अंदर जाता है। माइक को वहाँ पर बहुत सारे बेबी सेल नजर आते हैं जिन्हें एक जार में बंद करके रखा हुआ था। माइक को वहाँ पर सैरिल बंधी हुई नजर आती है। वो किसी तरह सैरिल को वहाँ से छुड़ा कर ले जाने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर ईडा का भाई डेकन आ जाता है जो देखने में बहुत ही ज्यादा क्रीपी नजर आ रहा था। उसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक हथियार था। वो उस हथियार को लेकर माइक के ऊपर अटैक कर देता है और माइक घायल होकर वहीं पर गिर जाता है और सैरिल को वहाँ से भागने के लिए कहता है। सैरिल भागकर बाहर आती है और एक कार से जाकर टकरा जाती है और ये कार रेंजर क्लाइड की ही थी। अब सैरिल क्लाइड से मदद मांगती है मगर हमें पता चलता है कि रेंजर क्लाइड भी उन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ था। इसके बाद एक बार फिर से सैरिल को वहीं पर ले जाया जाता है और उसी तरह बांध दिया जाता है। इधर माइक और सैरिल को दोनों को बांध दिया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो पूरी की पूरी फैमिली साइको है जो किसी तरह के रिचुअल को फॉलो करती है और इस रिचुअल के कारण ही उन लोगों ने माइक और सैरिल को यहाँ पर बांधा हुआ है जहाँ पर वो लोग उन लोगों को अपना पाप सुनाते हैं। ईडा उन दोनों को बताती है कि जब वो दोनों उस टेंट में मेकआउट कर रहे थे तो उसने उन्हें देख लिया था और उनके हिसाब से ये बहुत बड़ा पाप है और इसके लिए अब उन्हें एक सजा दी जाएगी और वो सजा ये होगी कि माइक सैरिल के साथ इंटीमेट होकर उसे प्रेग्नेंट करे और एक बच्चा पैदा करे और वो लोग उस बच्चे को अपने पास रखेंगे और इस तरह से उन लोगों को इस पाप की सजा मिल जाएगी। इसके बाद उन दोनों को एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ पर ईडा सैरिल को एक चाय पिलाती है। इसके बाद सैरिल वहीं पर बेहोश हो जाती है और माइक को क्लाइड कहता है कि उसे सैरिल के साथ इंटीमेट होना ही होगा लेकिन माइक उन लोगों की बात को नहीं मानता तो क्लाइड उसके हाथ पर एक कट लगा देता है और उससे कहता है कि वो बिना इस पाप को मिटाए यहाँ से भाग नहीं सकता और न ही वो किसी को यहाँ पर मदद के लिए बुला सकता है। इसके बाद क्लाइड और ईडा वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त ईडा क्लाइड को बताती है कि इस बार वो अपने इस रिचुअल में कामयाब हो जाएंगे। इधर माइक सैरिल को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर क्लाइड और ईडा आ जाते हैं। क्लाइड माइक को लेकर वहाँ से एक दूसरे कमरे में ले जाता है और उसे बांध कर बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। क्लाइड उसे बताता है कि अगर वो सैरिल के साथ इंटीमेट नहीं हुआ तो उसे बहुत बड़ी सजा दी जाएगी। ईडा का भाई डेकन माइक के ऊपर अटैक करने लगता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। इस टॉर्चर के कारण माइक इंटीमेट होने के लिए मान जाता है। इधर हमें उसी लीडर को दिखाया जाता है जो माइक और सैरिल को ढूंढ रहा था। वो क्लाइड से पूछता है कि आखिर वो दोनों लोग कहाँ पर चले गए। क्लाइड उस लीडर को बताता है कि उन लोगों ने अपनी ट्रिप खत्म कर दी है और वो लोग यहाँ से चले गए लेकिन उस लीडर को क्लाइड पर कहीं ना कहीं शक होता है। उसे लगता है कि शायद क्लाइड उससे कुछ छुपा रहा है। इसके बाद माइक और सैरिल को एक बार फिर से इंटीमेट होने के लिए फोर्स किया जाता है जहाँ पर सैरिल टॉर्चर सहने के बाद माइक को कहती है कि वो उसके साथ इंटीमेट हो जाए नहीं तो वो लोग हमें मार देंगे लेकिन माइक उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता। इधर रेंजर ऑफिस में माइक और सैरिल के मिसिंग होने की जानकारी भी रेंजर्स को लग जाती है। इस कारण रेंजर ऑफिसर अपने एक जूनियर ऑफिसर को जंगल में जाकर माइक और सैरिल को ढूंढने को कहता है। जब वो जूनियर ऑफिसर जंगल में जाती है तो उसे वहीं हंटर्स मिलते हैं। वो उन हंटर्स को भी उन दोनों की तस्वीर दिखाकर उनके बारे में पूछती है लेकिन वो हंटर्स उस ऑफिसर को कुछ भी नहीं बताते क्योंकि वो हंटर्स भी अभी तक शौक में थे और उन्हें लगता है कि शायद कहीं ना कहीं क्लाइड ने उन लोगों से कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। इसके बाद हमें क्लाइड को दिखाया जाता है जो माइक और सैरिल को अभी तक फोर्स कर रहे होते हैं। ईडा सैरिल को बताती है कि अगर वो उसके साथ इंटीमेट नहीं हुई तो वो उसे खत्म कर देंगे। इस बात पर सैरिल हंसने लगती है और उन लोगों को बताती है कि वो
तो 2 महीने पहले से ही प्रेग्नेंट हैं। ये बात सुनकर ईडा को बहुत बुरा लगता है और क्लाइड और ईडा दोनों परेशान हो चुके थे क्योंकि उन लोगों की सारी मेहनत पर पानी फिर चुका था। इधर हम उन्हीं हंटर्स को देखते हैं जो क्लाइड और ईडा की असलियत जानने के लिए उनके घर तक आ पहुंचे हैं। वो घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं और इस बात की जानकारी क्लाइड और ईडा को भी लग जाती है। इस कारण वो उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं और माइक और शेरिल को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। माइक अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। उन्हीं हंटर में से एक हंटर उस बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंच जाता है और उस दरवाजे को खोल लेता है, लेकिन तभी क्लाइड पीछे से आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है जिससे उस लड़के की मौत हो जाती है। और दूसरा लड़का उस बेसमेंट में अंदर पहुंच चुका था जहां पर उसे बहुत ही अजीब चीजें नजर आती हैं और उसे समझ नहीं आता कि ईडा और क्लाइड के दिमाग में क्या चल रहा है। इधर हम क्लाइड और ईडा को देखते हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे थे। ईडा क्लाइड को बताती है कि हमें शेरिल के उस बच्चे को गिरा देना चाहिए ताकि वो अपने इस रिचुअल को आसानी से कर सके, लेकिन क्लाइड उसे बताता है कि अब वो उन दोनों को खत्म कर देंगे और किसी एक दूसरे कपल को इस रिचुअल के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद क्लाइड माइक और शेरिल को खत्म करने के लिए उस बेसमेंट वाले रूम में जाता है जहाँ पर अब माइक आजाद हो चुका था और वो अपने हाथ में रखी हुई गन से क्लाइड के ऊपर अटैक कर देता है जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। ईडा भी वहाँ पर पहुँच जाती है और क्लाइड की इस हालत को देखकर रोने लगती है। इसके बाद वो माइक के ऊपर अटैक कर देती है और माइक के घाव पर बार बार अटैक करती है जिससे माइक को बहुत दर्द होता है। लेकिन इधर से शेरिल भी अपने आप को किसी तरह से छुड़ा लेती है और वो ईडा के ऊपर अटैक कर देती है जिससे वो वहीं पर घायल होकर गिर जाती है। वो लोग ईडा को उसी बेसमेंट में कैद करके वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब माइक बहुत ज्यादा घायल था, इस कारण चलने में भी उससे दिक्कत हो रही थी। शेरिल वहाँ से उस घर में जाती है और रेडियो पर पुलिस से कांटेक्ट करती है ताकि वो वहाँ पर आकर उन लोगों की मदद कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर डेकन आ जाता है जो शेरिल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन किसी तरह से शेरिल पास में पड़ी हुई क्रॉस की मदद से डेकन पर अटैक कर देती है जिससे उसका चेहरा बिगड़ जाता है। इसके बाद डेकन वहाँ से भागने लगता है। तब शेरिल अल्कोहल की बोतल में आग लगाकर उसके ऊपर फेंक देती है जिससे डेकन जलने लगता है। अब शेरिल माइक के पास पहुँचती है और उसे गले लगा लेती है। तभी वहाँ पर पीछे से ईडा आ जाती है जो माइक के ऊपर तलवार से अटैक कर देती है और ये सब देखकर शेरिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक हथियार से ईडा का गला काट देती है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद शेरिल को वहीं पर एक टूटा हुआ फोन नजर आता है और वो उसी फोन से पुलिस वालों को फोन लगाकर बुला लेती है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और हम माइक और शेरिल को देख पाते हैं जो अब बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि अब वो पेरेंट्स बन चुके हैं और उनकी एक प्यारी सी बेटी भी है। वो अपनी बेटी को सुलाकर वहाँ से चले जाते हैं। इस दौरान हम उसी तरह के हथियार को देख पाते हैं जैसा कि डेकन यूज किया करता था और इसी मिस्टीरियस सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।